हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द टुडेज सेशन। और आज के इस सेशन में हम चैप्टर 21 को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करना है, जो कि चैप्टर 21 है ऑफ द इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, जिसके 7th एडिशन को हम कवर कर रहे हैं। सो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात करी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हीं को हेड कर रहे होते हैं हमारे पीएम। ओके, सो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, तो इन्हीं के जो हेड होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। इन्हीं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो एक व्यक्ति होता है वो हमारे पीएम होते हैं, जो कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कर रहे होते हैं। सो पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज वेल एज द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, आखिर होते कौन हैं ये। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है काउंसिल, काउंसिल एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो भी लोग चुन के आते हैं किसी भी एरिया को गवर्न करने के लिए। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में गवर्नमेंट आती है। सो लोकसभा की जो प्रेजेंट में टोटल स्ट्रेंथ है वो हमारे 543 MPs की है ना। लोकसभा में टोटल 543 MPs जीत के आते हैं। तो लेट से कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में है, यानी कि उससे ज़्यादा MPs हैं लोकसभा में, तो उसमें से कितने मिनिस्टर्स बनेंगे? सभी तो मिनिस्टर्स बन नहीं सकते। ओके, मिनिस्टर्स कितने बनेंगे? तो ऐसा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 543 में से जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें से 15% मेंबर ही मिनिस्ट्रीज़ को हेड करेंगे, यानी मिनिस्टर्स बनेंगे। सो 543 का 15% यानी कि लगभग 82, 83 या 80 मेंबर्स के आसपास जो लोग हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं, और यही मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ओवरव्यू। नाउ आगे बढ़ते हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे संविधान में जो हमको प्रोवाइड करता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, उसको हमने ब्रिटिश पैटर्न पे मॉडल किया हुआ है। और उस सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, है ना, और उसको जो हेड कर रहा होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट 2 आर्टिकल 74, 75। बहुत ही डिटेल में तो बात नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, जिनको बेसिस कहा जाता है इंडिया में द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, उस आर्टिकल्स को हम 1 बाई 1 करके थोड़ा देख लेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 74, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। There shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसको हेड कर रहे होंगे हमारे पीएम, वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। नाउ हाउएवर द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। हालांकि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि जो भी एडवाइस उनको मिल रही है उसको एक बार रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एक बार सोचने की उस पर ज़रूरत है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो बोल सकते हैं कि आप एक बार रिकन्सिडर कर लीजिए। देन अगर रिकन्सिडर करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर उनको एडवाइस करते हैं, देन उनको प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। The advice tendered by the minister to the president shall not be inquired into any court। जो भी एडवाइस दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, है ना। ऐसा जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए रखा गया है ये प्रोविज़न कि उनका जो भी एडवाइस होगा प्रेसिडेंट को, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस टू एज टू द मिनिस्टर्स, the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और जो भी अदर मिनिस्टर्स होंगे उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे।
The total number of ministers, including the Prime Minister in the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. The provision was added by 91st Constitutional Amendment Act of 2003. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? तो ऐसा प्रोविज़न है कि जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है, प्रेजेंट में जो 543 है, उसका 15% मेंबर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बन सकते हैं। प्रेजेंट में वो 82 के आसपास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर होते हैं। ओके, नाउ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. The provision was also added by 91st Constitutional Amendment Act of 2003. डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन बेसिकली आपने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद आपने कोई और पार्टी में एंट्री मार ली। ओके, दल बदल लिया, आपने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चले गए। तो ऐसा अगर आप काम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है 10th शेड्यूल में कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक स्पेशल चैप्टर है लक्ष्मीकांत में एंटी डिफेक्शन लॉ पे। तो अगर आप डिफेक्शन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे आप डिस्क्वालीफाई कोई भी मेंबर हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाउस का, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर डिफेक्शन के केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको मिनिस्टर भी नहीं रहने दिया जाएगा। मिनिस्टर बनने के लिए भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, बेसिकली कोई भी डिस्क्वालीफाइड व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बन सकता। ओके, इस प्रोविज़न को और ये 15% वाला प्रोविज़न भी दोनों 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट की मर्जी पे मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करते हैं, किसी भी मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं होता है ना। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं, जब तक कि मिनिस्टर्स लोकसभा में मेजोरिटी में है तब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे मिनिस्टर वर्क करते हैं। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को जवाब देते हैं, राज्यसभा को नहीं देते। तो अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो ये बात गलत होगी, बिकॉज पार्लियामेंट हम बोल रहे हैं तो उसमें हम राज्यसभा को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू अ मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर ऑफिस में एंटर करने से पहले एक शपथ लेता है, और वो शपथ कौन दिलाता है उसको? तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। मिनिस्टर को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ईदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। कोई भी मेंबर मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है। मिनिस्टर बनने से पहले या तो वो पहले से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो वो मिनिस्टर रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति मिनिस्टर है और वो 6 महीने तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता है, देन वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, बिकॉज मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। ओके, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ अ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, है ना। मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस को कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। All the executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president. जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही करे जाते हैं। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the president. जो भी ऑर्डर्स हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में लॉज हो जाएंगे, बाई लॉज, नोटिफिकेशंस, जो एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, उनको ऑथेंटिकेट भी उस हिसाब से करा जाएगा जैसे प्रेसिडेंट बताएंगे अपने रूल्स में। नाउ द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो भी काम करे जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसको कैसे कन्वीनियंटली करा जाए, जो भी मिनिस्टर द्वारा किया जा रहा है उसको भी कैसे कन्वीनियंटली किया जाए, उन सब के लिए रूल्स कौन बनाता है? तो वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। नाउ
आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है? इटसेल्फ बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि जो भी डिसीजंस लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा उसको प्रेसिडेंट को बताएं। जो भी अफेयर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की उन सब के बारे में जो जानकारी है वो प्रेसिडेंट को दें प्राइम मिनिस्टर, और जो भी लेजिस्लेशंस लाए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी प्रेसिडेंट को दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अदर क्या ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की? टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ऐसा कोई अगर जानकारी प्रेसिडेंट मांगते भी हैं पहले से तो उसके बारे में भी जानकारी प्राइम मिनिस्टर उनको देंगे। नाउ if the president so requires to submit for the consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया लेकिन वो डिसीजन पूरे काउंसिल का डिसीजन नहीं है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि आप इस डिसीजन को पूरे काउंसिल से रिकन्सिडर कराइए। ओके। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। मिनिस्टर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। Every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the house, any committee of the parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote। Let's say कोई भी मिनिस्टर जो है लोकसभा से आता है ना, या कोई भी मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, तो वो मिनिस्टर जो लोकसभा से आता है वो राज्यसभा में भी जाके बैठ सकता है, वहाँ की प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है, बट वो वहाँ पे वोट नहीं करेगा। सिमिलरली कोई भी मिनिस्टर अगर राज्यसभा से है तो वो लोकसभा के भी प्रोसीडिंग्स में जाके बैठ सकता है, वहाँ की प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है, बट वहाँ पे बोल भी सकता है, बट वहाँ पे वो वोट नहीं करेगा, है ना। तो जो व्यक्ति जो मिनिस्टर जिस हाउस से आता है वो उसी हाउस में वोट कर सकेगा, है ना। सेम चीज़ कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस का है तो वो पार्लियामेंट के किसी भी जॉइंट सिटिंग में जाकर बैठ सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी कमेटी का मेंबर हो सकता है, बट वो वोट वहाँ पे नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को काम करना होता है। तो वो एडवाइस का नेचर क्या होता है, किस तरह का एडवाइस होता है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। 42nd और 44th जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उन्होंने इस एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया, यानी कि अब जो भी एडवाइस दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को उनको मानना ही होता है। ओके। फर्दर द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट को उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी उसकी नहीं करी जाएगी, ना ही उसको किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ना ही उसकी इंक्वायरी करी जाएगी। ऐसा प्रोविज़न इसलिए है बिकॉज प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के बीच में जो है गोपनीयता बनी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे चीज़ों को लेकर। ना इन 1971 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में कहा था कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑफिस नहीं छोड़ते हैं जब तक कि नई काउंसिल आना जाए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 मैंडेटरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीज नहीं करते हैं ऑफिस होल्ड करना आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ओके, दैट्स वाई आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ओके। Any exercise of executive power without aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेसिडेंट बिना एड और एडवाइस के कोई भी काम अगर करते हैं, है ना, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा, बिकॉज वो आर्टिकल 74 को वायोलेट करेगा। ओके, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि बिना एड और एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना एड और एडवाइस के प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकते। ना अगेन इन 1974 द कोर्ट held that whenever the constitution requires the satisfaction of president, the satisfaction is not the personal satisfaction but it is the satisfaction of the council of ministers with whose aid and advice the president exercises his powers and functions। बेसिकली सेम बात है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस का वो काम नहीं कर सकते। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट while the other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister, है ना। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे
और अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रेसिडेंट मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इधर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बट विद इन 6 months ही मस्ट बी अ मेंबर, है ना। किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा। वो चाहे लोकसभा का बन जाए या राज्यसभा का बन जाए मेंबर, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बनना होगा, नहीं तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। अ मिनिस्टर who is a member of one house of parliament has the right to speak and to take part in the proceedings of other house also, but he can vote only in the house of which he is a member. कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस का है, वो दूसरे हाउस में जाके उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, बट वो वोट सिर्फ उसी हाउस में करेगा जहाँ का वो मेंबर है। नाउ ओथ एंड सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स की ओथ क्या होती है? मिनिस्टर जो है अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले क्या शपथ लेते हैं? बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेसी, है ना। प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं। क्या शपथ दिलाते हैं? टू बियर ट्रू फेथ एंड अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान पे उनको विश्वास होगा और उसके हिसाब से वो काम करेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। टू फेथफुली एंड कंसाइसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के ड्यूटी को ईमानदारी से करेंगे। to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear, favor, affection और ill will, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अफेक्शन के, बिना किसी गलत इरादे के सभी लोगों के लिए अच्छे काम वो करते रहेंगे। ओके, इन हिज oath of secrecy the minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister except may be required for the due discharge of his office except as such minister। हर मिनिस्टर जो है अपने आप से एक शपथ लेता है कि वो किसी व्यक्ति को कोई भी मैटर पर जानकारी नहीं देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, जो वो जानता है या फिर उसको बताया गया है, जब तक कि ऐसा करना उसकी ड्यूटी में ना हो। ओके, ना ये नेक्स्ट स्लाइड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली देवीलाल 1990 में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, है ना। इसको चैलेंज कर दिया गया था कह के कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो फिर ये कैसा किया जा रहा है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ओथ को, जो भी ओथ लिया था उन्होंने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, देवीलाल ने, उसको अपहोल्ड किया और कहा कि सिर्फ शपथ ले लेने से या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल देने से उनके पास प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं आ जाती। दैट्स वाई जो ओथ उन्होंने लिया है वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है, बशर्ते कि कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने या न बने, है ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं था। सैलरी के बारे में बात कर लें। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ अ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है मिनिस्टर्स की सैलरी और अलाउंसेज को। मिनिस्टर गेट अ सैलरी एंड अलाउंसेज दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्टर भी चूँकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरीज और अलाउंसेज मिलते हैं, सेम सैलरी और अलाउंसेज मिनिस्टर को भी मिलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे बुक में दे रखी हैं। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी। ओके, फर्स्ट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कई बार बात करी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आर्टिकल 75 क्लियरली कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स, ओमिशंस एंड कमीशंस, है ना। जो भी काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो जवाबदेही होती है, यानी कि जो जवाब देते हैं वो जाके लोकसभा में देते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें करी हुई हैं, है ना। और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो दे वर्क एज टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर। वो टीम की तरह काम करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ काम करते हैं, और डिसॉल्व भी होती है जब लोकसभा, तो वो एक साथ ही चले जाते हैं, है ना। या फिर जब कभी भी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए किसी एक भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, है ना, तो सारे ही मिनिस्टर्स को जो है रिजाइन करना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग वो भी मिनिस्टर जो राज्यसभा से आए हैं।
है ना, वो भी मिनिस्टर जो है रिजाइन कर देंगे एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा में पास हो गया किसी एक भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि दे स्विम और सिंक टुगेदर, वो काम भी एक साथ करते हैं, आते भी एक साथ हैं और जाते भी एक साथ है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर आ गया तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है रिजाइन करना पड़ जाता है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर इन द कैबिनेट मीटिंग। यहाँ पे कैबिनेट वर्ड का यूज़ करा गया है, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दो चीज़ें हैं। कैबिनेट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है, बशर्ते कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। कैबिनेट में कुल 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के और मिनिस्टर्स हैं, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल मिनिस्टर्स हो गए 80, कैबिनेट में कम ही होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे कैबिनेट में। और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो कैबिनेट लेती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं लेते, है ना। कैबिनेट डिसीजंस जो भी होता है ना, वो भी उसका भी डिसीजन सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होता है। ओके, काउंसिल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ये भी मतलब है कि जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होगा, है ना, उनको मानना ही पड़ेगा। कोई भी मिनिस्टर जो है अगर कैबिनेट मीटिंग में डिफ़र भी करता है, यानी कि उसकी जो विचारधारा कुछ अलग भी है, फिर भी जो है कैबिनेट का जो डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा। ओके, ये ड्यूटी होती है हर मिनिस्टर की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाई कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। हर मिनिस्टर की, हर कैबिनेट मिनिस्टर की या कोई भी मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो कैबिनेट के डिसीजन से अग्री करे, कैबिनेट के डिसीजन को माने, है ना, और सपोर्ट करे जो भी कैबिनेट है उसको आउटसाइड और विद इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर भी सपोर्ट करे, बाहर भी सपोर्ट करे, है ना, लेकिन सपोर्ट उसको करना है, डिफर वो नहीं कर सकता। इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट ही मस्ट रिजाइन। कोई व्यक्ति अगर अग्री नहीं कर रहा है कैबिनेट के डिसीजन से और नहीं मान रहा है तो उसको फिर रिजाइन करना पड़ जाएगा, है ना। रिजाइन कर दो अगर आप नहीं मान रहे हो तो। ओके, मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा रिजाइन्स ओनली फ्रॉम मिनिस्टरशिप एंड नॉट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। He remains the Rajya Sabha member if no confidence motion is passed. This is because of the fact that Council of Ministers is not responsible to the राज्य सभा। हमने बात करी थी कि जो मिनिस्टर होते हैं वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। बट राज्यसभा से जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करते हैं, यानी कि वो मिनिस्टर हैं तो अब मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी वो एमपी रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि वो एमपी के पद से भी हट जाएंगे, वो मेंबर्स मिनिस्टर से हट गए लेकिन एमपी वो फिर भी बने रहेंगे। लेकिन लोकसभा से जो भी मिनिस्टर्स आते हैं उनकी एमपी की पद भी चली जाती है और वो मिनिस्टर भी नहीं रहते हैं। ओके, एमपी की पद भी चली जाएगी और वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास हुआ तो। ओके, तो लोकसभा में ये कैसे, लेकिन कोई मेंबर अगर राज्यसभा से है तो उसका सिर्फ मिनिस्टरशिप जाती है, मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट की वो नहीं जाती है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। राज्यसभा का मेंबर है तो वो रिजाइन करने के बाद भी, मिनिस्टर से रिजाइन करने के बाद भी राज्यसभा का मेंबर वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है मिनिस्टर्स की। इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, which means that the president can remove a minister even at a time when the council of minister enjoy conference of the Lok Sabha, है ना। कोई भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहा होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि किसी भी समय किसी भी मिनिस्टर को वो रिमूव कर सकते हैं। वो उस समय भी रिमूव कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोकसभा में कॉन्फ्रेंस में हैं, उस समय भी किसी भी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही वो मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये काम हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि बिना एडवाइस के काम वो नहीं करते। सो दिस इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। नाउ नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बेसिकली ब्रिटेन का और इंडिया के मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कंपैरिजन यहाँ पे हुआ है। हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ कौन से होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं हमारे यहाँ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, लेकिन ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट होते हैं वहाँ के किंग। ओके, नाउ किंग कोई भी काम करे, ओके, कोई भी एक्शन करे किंग, तो उसको काउंटर साइन करता है एक मिनिस्टर, है ना। मिनिस्टर उसकी जिम्मेदारी लेता है कि ये काम मैंने किया है।
काम कर रहा है किंग, लेकिन उसको काउंटर साइन कौन कर रहा है? मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी लेता है कि वो काम मैंने किया है। क्यों? वाई? इफ़ द ऑर्डर इज इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ द मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड वुड बी लाइबल इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर लॉ के अगेंस्ट वो काम जाता है, किंग के द्वारा किया हुआ काम कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिस्टर, है ना। ये अजीब सी चीज़ है, उसके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। काम किसने किया? राजा ने, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिस्टर। क्यों? बिकॉज अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। या वहाँ पे एक कहावत चलती है कि राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता, इसलिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, भले ही काम राजा ने किया हो। एंड हिंस ही कैन नॉट बी सीव्ड इन अ कोर्ट। राजा को जो है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इंडिया में ऐसा कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। प्रेसिडेंट के किसी भी एक्ट को इंडिया में मिनिस्टर जो है काउंटर साइन नहीं करता, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मोर ओवर द कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम द इंक्वायरिंग टू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, है ना। मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, उसको इंक्वायरी भी उसकी नहीं होती है, ना ही उसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, लेकिन ब्रिटेन में काउंटर साइन का प्रोविज़न है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से कैसे किस तरह के मिनिस्टर्स होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरीज होती हैं मिनिस्टर्स की। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। और इन तीनों के टॉप पे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। कैबिनेट मिनिस्टर। नाउ कैबिनेट मिनिस्टर हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड सो फोर्थ। दे आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, अटेंड इट्स मीटिंग एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसी। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, वो इंडियन गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, है ना। ऐसे मिनिस्ट्रीज़ को जो हेड करने वाला होता है, वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको हेड करने वाला जो होता है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं और अब इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं ना पॉलिसीज़ मेकिंग के, उन सारे डिसीजंस जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं? कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और कैन बी अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर इन केस ऑफ अटैचमेंट। नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। उनको तो एक तो अटैच कर दिया जाए किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, ठीक है, या फिर उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाए किसी डिपार्टमेंट की या किसी मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 तरह से बनाया जा सकते हैं। एक तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाए, कोई मिनिस्ट्री दे दी जाए, कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाए इंडिपेंडेंटली, है ना। दूसरा चीज़, उनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाए, ठीक है। तो इन केस ऑफ अटैचमेंट, जब उनको किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ किसी भी मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाएगा, दे मे इधर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट of the ministry headed by the cabinet or allocated a specific item of work related to the ministry headed by the cabinet minister, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे काम जो है इन केस ऑफ अटैचमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर करेंगे। ओके, इंडिपेंडेंटली तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो अटैच हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, तो जो भी काम कैबिनेट मिनिस्टर उनको देंगे वो उनको करना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। लेकिन in both the cases they work under the supervision and guidance as well as overall charge and responsibility of the cabinet minister, ठीक है। ऐसे केस में, अटैचमेंट के केस में, वो कैबिनेट मिनिस्टर के ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चार्ज में काम करते हैं, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर उनको इंडिपेंडेंटली कोई मिनिस्ट्री दे दिया जाए या कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो वो सेम फंक्शन करते हैं जैसा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर करता है, ठीक है। हाउएवर they are not a member of cabinet and do not attend the cabinet meeting unless invited specially, ठीक है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो नहीं होते हैं बिकॉज अलग अलग डिविजन्स हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे होंगे? नाउ कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ना ही वो अटेंड करते हैं कैबिनेट की मीटिंग को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड भी नहीं करते हैं जब तक कि स्पेशली उनको बुलाया ना जाए, ठीक है। तीसरे जो हमारे मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। डेप्यूटी मिनिस्टर को कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से या कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होते हैं, ठीक है। वो भी जैसा हमने पहले बात करी कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते और ना ही कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं करते, ठीक है। एक चौथे तरह का भी मिनिस्ट्री होता है, लेकिन उसको 1967 के बाद से अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज,
है ना, ये भी एक स्पेशल तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। कोई डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को नहीं दी जाती, है ना। वो सीनियर मिनिस्टर से या कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच्ड होते हैं, पार्लियामेंट्री ड्यूटी करते हैं, ठीक है। जैसा हमने पहले बात करी कि 1967 के बाद से कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं करा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, है ना। हम उस समय से कैबिनेट बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक छोटा वर्जन होता है कैबिनेट, है ना। तो कभी कभी हम इंटरचेंजेबली दोनों को एक ही तरह से यूज़ कर लेते हैं, बट कैबिनेट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ओवरऑल जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। कैबिनेट जो होती है वो पावरफुल होती है, ठीक है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या अंतर होता है उसके बारे में टेबल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइडर बॉडी होती है, 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें तीनों कैटेगरीज के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन, है ना। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी जो है वो बॉडी है, इसलिए वो हमेशा मिलती नहीं है, ना ही वो मीटिंग करती है किसी गवर्नमेंट बिजनेस को लेकर, ठीक है ना। इट इज़ वेस्टेड विथ ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम बोलते हैं कि उनके पास पावर है, लेकिन वो थ्योरी में है। सबसे ज़्यादा काम तो कैबिनेट ही करती है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बट वो थ्योरी में है। प्रैक्टिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट नहीं करते हैं, कैबिनेट ही एक्ट कर रही होती है। इट्स फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। जैसे हमने पहले बात करी, कैबिनेट जो है वो पावरफुल होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पूरे वर्क को जो है कैबिनेट जो है डिसाइड कर देती है, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, है ना। कैबिनेट जो डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट की हम बात कर लें तो इट इज़ ए स्मॉलर बॉडी, है ना, छोटी बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। इसमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, सिर्फ इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, हमने बात करी। नाउ इट मीट्स एज अ बॉडी frequently and usually once in a week to deliberate take decisions regarding the transaction of government business, thus it has a collective function। हमने बात करी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता, ये मिलते नहीं है, डिसीजन नहीं लेते, सारे के सारे डिसीजन कैबिनेट लेती है। कैबिनेट यूजुअली हफ्ते में एक बार तो मिलती है डिसीजंस लेने के लिए, गवर्नमेंट के बिजनेस को रन करने के लिए, ओके। इट एक्सरसाइजेज इन प्रैक्टिस द पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड थस एक्ट्स फॉर द लेटर, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे पावर्स तो कैबिनेट के पास ही होते हैं। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट डिसीजन लेती है और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर वो बाइंडिंग होता है, और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस कैबिनेट डिसीजन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर सारे के सारी सुपरविजन कौन रखता है, तो वो कैबिनेट रखता है। कैबिनेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ऐड कर दिया गया है कैबिनेट को, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट का कहीं भी जिक्र नहीं था, ओके। एट इट एंड इट एनफोर्सेज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट जो है वो एनफोर्स करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहें, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट नाउ, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। कैबिनेट जो कि काफ़ी एक पावरफुल बॉडी है, उसका क्या रोल्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंडिया में सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो कैबिनेट होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, और उसी में इंक्लूड होते हैं पीएम भी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। इट इज़ अ चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ जो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, जो पॉलिसीज बनती हैं वो कैबिनेट ही बनाती है, ओके। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेन एग्जीक्यूटिव्स तो कैबिनेट ही हैं। इट इज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मेन कोऑर्डिनेटर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कैबिनेट होती है। इट इज़ एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन है, हमने बात करी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट है, तो कैबिनेट ही एक्चुअल एडवाइजरी बॉडी होती है।
प्रेसिडेंट की। आई होप कि समझ में आया होगा, इसमें कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एडवाइस करें या कैबिनेट एड एंड एडवाइस करे, बात एक ही हुई, उसी का पार्ट है। इट इज़ अ चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड थस डील्स विथ ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएँ, है ना, उन सब से डील कौन करता है, तो वो कैबिनेट करता है। डील्स विथ ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या फिर कानून बनाए जाने हैं, है ना, या उसको विड्रॉ करा जाना है, उस सबका डिसीजन जो है कैबिनेट लेती है। ओके। इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है ना, कंट्रोल जो होती है हायर अपॉइंटमेंट से, जैसे CAG होता है, UPSC के चेयरमैन हो गए, इलेक्शन कमिश्नर, सब पर जो कंट्रोल होती है, कंट्रोल कौन करता है, तो वो कैबिनेट करती है उनके अपॉइंटमेंट्स पे। इट डील्स विथ ऑल फॉरेन पॉलिसी। जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ है वो कैबिनेट ही डिसाइड करती है क्या पॉलिसी रहेगी गवर्नमेंट की। ओके। नाउ किचन कैबिनेट, ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। जो कैबिनेट होती है हमारे यहाँ, जो कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, इवन हायर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, तो ये फिर भी 15 से 20 मेंबर्स मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। तो यार ये 15 से 20 मिनिस्टर जो हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी बॉडी हुई ना। 15 से 20 मिनिस्टर्स का रोज़ रोज़ मिलना और डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए आजकल जो है किचन कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है। किचन कैबिनेट क्या होता है, इसको हम इनर कैबिनेट भी बोलते हैं, यानी कि कैबिनेट से भी छोटी कैबिनेट, है ना, कैबिनेट से भी छोटी, उसको हम किचन कैबिनेट बोलते हैं। उसमें 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और 4 से 5 मेंबर्स का मिलना तो आसान हो जाएगा ना यार। तो बेसिकली दिस इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कोलिग्स इन होम ही हैज़ फेथ एंड विथ होम ही कैन डिस्कस एवरी प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर जो है आजकल इनर कैबिनेट का, यानी कि किचन कैबिनेट का यूज़ करते हैं। उसमें 4 से 5 लोग होते हैं, बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और 4 से 5 उनके सबसे विश्वास वाले लोग होंगे, जिससे वो सारी बातें कर पाएंगे, है ना। तो आजकल किचन कैबिनेट का यूज़ किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नाउ इट इज़ composed of not only cabinet ministers but also outsiders like friends and family members of the prime minister। ठीक है, एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज़ हैड अ इनर कैबिनेट, अ सर्कल विद इन अ सर्कल। ठीक है, इनर कैबिनेट में जो किचन कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमने बात करी कि 3 से 4 और मेंबर्स होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आउटसाइडर्स भी, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं तो उनके फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेम्बर्स भी इस कैबिनेट का हिस्सा हो जाते हैं, बिकॉज उनको उन पर ज़्यादा विश्वास रहती है, ठीक है। तो इसलिए इनफॉर्मल बॉडी है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है चीज़ों को आसान करने के लिए, आसानी से डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है ना। किचन कैबिनेट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसमें आउटसाइडर्स भी एंट्री कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के जो भी फ्रेंड्स और फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। इसलिए इसको हम सर्कल विद इन द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैव रिजॉर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ड्यू टू इट्स मेरिट, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों इनर कैबिनेट का या किचन कैबिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है। इट इज़ बीइंग ए स्मॉलर यूनिट इज़ मच मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बॉडी देन अ लार्ज कैबिनेट। हमने बात करी कि 15 से 20 कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, तो इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इनको और छोटा करके 4 से 5 मिनिस्टर का एक किचन कैबिनेट बनाया जाता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है। इट कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विथ बिजनेस मोर एक्सपीडियसली, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मिल सकते हैं, है ना, रोज़ रोज़ मीटिंग कर सकते हैं, डिसीजंस कर सकते हैं, इसलिए इनको यूज़ करा जाता है, ठीक है। इट हेल्प प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग सिक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू, ठीक है। 3 से 4 लोग होंगे, ठीक है, तो सिक्रेसी जो है, गोपनीयता मेंटेन करना काफ़ी आसान रहेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। हालांकि इसके डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है, क्या क्या कमियाँ है किचन कैबिनेट में। एक तो इट रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट एज अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, है ना। कैबिनेट के जो स्टेटस होती है ना, उसकी अथॉरिटी होता है, उसको ये डिमीन करता है किचन कैबिनेट, बिकॉज कैबिनेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल बॉडी है, तो इसके अथॉरिटी को ये डिमीन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यूज़ करा जाता है बिकॉज वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। नाउ इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ठीक है। ये सर्कमवेंट करता है, बेसिकली लीगल प्रोसेस में किसी आउटसाइडर को एंट्री दिलाता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी आउटसाइडर को, जो एक मिनिस्टर नहीं है, उसको भी ये एंट्री दिलाता है कि वो भी कैबिनेट डिसीजन ले सकता है, तो ये एक इसका एक डिमेरिट है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। द फेनोमेना ऑफ किचन कैबिनेट where decisions are cooked and placed before the cabinet for formal approval is not unique to India. It also exists in USA and Britain is quite powerful influencing government decision there,
ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यूएसए में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली किचन कैबिनेट में जो 3 से 4 मिनिस्टर होंगे वही डिसीजन ले लेंगे और कैबिनेट से उसको अप्रूव करा लेंगे, देन वो काम हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, है ना, हाउ दे गिव एड एंड हाउ दे एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव फन चैम्प्स, यू ट्रूली, थैंक यू।